अगर आप बैंक कम्प्लायंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैंक कम्प्लायंस का कोर्स है इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कंप्लायंस फ्री पीडीएफ और उसको भेज देना है 9649000030 के ऊपर, और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। हम कर रहे हैं कंप्लायंस इन बैंक्स का मॉड्यूल ऑफ दैट इज अबाउट द गाइडलाइंस ऑन कस्टमर सर्विसेज एंड अदर फैसिलिटीज। उसका हम आज यूनिट 3 शुरू कर रहे हैं, दैट इज अबाउट द फाइनेंशियल सर्विसेज। इस यूनिट के अंदर हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेसेस बाय द बैंक डिस्कस करने वाले हैं, प्रूडेंशियल रेगुलेशंस फॉर बैंक इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, एंड स्पेसिफिक फाइनेंशियल सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड कर सकता है उनके रिगार्डिंग क्या क्या कंडीशंस उनको डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ इन सर्विसेज के रिगार्डिंग जो रेम्यूनरेशन कमीशंस बैंक को रिसीव होंगे उनके क्या डिस्क्लोजर्स होंगे हम उनको देखेंगे, एंड कोड ऑफ कंडक्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड इनके रिलेटेड अगर किसी कस्टमर या सेलर को क्या आता है, कोई भी कंप्लेंट्स रेज होती हैं तो उस केस में उन कंप्लेंट्स को कैसे रिजोल्व करा जाएगा, उसके लिए क्या ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम पुट इन करा जाएगा, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 को भी क्या करेंगे, इसी यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम चैप्टर अपना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बैंक्स ने क्या करा, अपने बिजनेसेस ऑप्शन को बढ़ाने के लिए वेरियस इंश्योरेंस बिजनेसेस एंड म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या करा, इन्वेस्ट के साथ जॉइंट वेंचर शुरू करा ताकि वो क्या कर सके, एलिजिबल फाइनेंशियल सर्विसेज और पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज प्रोवाइड कर सके। ये सर्विसेज वो इधर डिपार्टमेंटली मतलब अपना डिपार्टमेंट सेटअप करके या बाय सेटिंग अप सब्सिडीज क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बैंक्स एक हम लिस्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है बैंक प्रोवाइड कर सकता है। तो बैंक्स क्या कर सकते हैं, सिर्फ वही सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड भी करनी है तो उन्हें क्या लेनी पड़ेगी, आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, सो बैंक्स जब इन जॉइंट वेंचर्स में आए तो उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हुआ क्यों, हम उन कुछ पार्ट्स को देखने वाले हैं कि बेसिकली बैंक्स में से क्या फीचर्स थे जिसके करके उन्हें जॉइंट वेंचर से काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ। तो उनमें सबसे पहली चीज आती है कि बैंक्स का क्या है, एक बहुत बड़ा ब्रांच नेटवर्क है। ऑलमोस्ट हर जगह पे क्या है, किसी न किसी बैंक की ब्रांच है, तो उसके थ्रू क्या है, इन सर्विसेज को एग्जामिनेशन करना टू द कस्टमर क्या होगा, बहुत ज्यादा इजी हो गया। उसके बाद लोगों का पहले ही क्या है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट बना हुआ है। सेकंड, जो म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है, दे आर द इन द कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ द बैंकिंग प्रोडक्ट्स। मतलब क्या है, वो बैंकिंग प्रोडक्ट्स से काफी ज्यादा सिमिलर है। लाइक आप रिटर्न्स उन पे ले सकते हो, उनके अगेंस्ट लोन ले सकते हो, एक्सेट्रा। पेमेंट्स भी आपने क्या करनी है, बैंक के थ्रू ही करनी है। तो इन प्रोडक्ट्स को बेचना अलोंग विद द बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या है, कंपैरेटिवली इजी बन जाता है। उसके बाद कोर बैंकिंग सिस्टम के आने के करके क्या होगा, एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एंड इस चीज ने क्या करा है, कस्टमर्स को वन स्टॉप शॉप की क्या करी है, कन्वीनियंस प्रोवाइड करी है। तो इन चीजों के करके क्या हुआ है, जॉइंट वेंचर्स के अंदर आने से बैंक को क्या हुआ, काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्म ऑफ बिजनेसेस। फॉर्म ऑफ बिजनेसेस में हमारे पास स्पेशल सबसे पहली जो फॉर्म आती है, जो मेन फॉर्म है चैप्टर की, दैट इज बिजनेसेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के जो मीनिंग्स हैं वो काफी जगह डिफाइन करे गए हैं। तो उन जगहों पे जो डिफाइन करे गए मीनिंग है, सेम मीनिंग्स हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर कंसीडर करने वाले हैं। इन नॉर्मल सेंस अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज देखो तो हम एक लिस्ट पढ़ेंगे, वही चीजें क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज का पार्ट बनती हैं। जब वो फाइनेंशियल सर्विस एक बैंक करता है तो हमें क्या कहता है कि बैंक क्या कर रहा है, बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को कंडक्ट कर रहा है। सो बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का मीनिंग एज पर दिस चैप्टर हम क्या लेने वाले हैं, सेम मीनिंग जो कि कहां दिया गया है, क्लोज ए सी डी एंड क्लोज ओ ऑफ द सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। उसके साथ साथ जो मीनिंग दिया गया है, क्लोज सी एंड क्लोज एफ ऑफ सेक्शन 45(1) ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। उसके अलावा जो मीनिंग दिया गया है ऑफ द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन अंडर द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005, वो भी क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज का ही पार्ट माना जाता है। उसके बाद ऑपरेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट भी क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज का पार्ट माना गया है। स्टॉक एक्सचेंज को ऑपरेट करना, कमोडिटीज एक्सचेंज को ऑपरेट करना, डेरिवेटिव एक्सचेंज या किसी भी ऐसे एक्सचेंज को ऑपरेट करना क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल सर्विसेज का पार्ट माना जाता है। डिपोजिटरी को ऑपरेट करना भी क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज ही मानी गई है। उसके बाद उसके अलावा सिक्योरिटाइजेशन और रिस्ट्रक्शन कंपनीज बनाना अंडर द सरसाई एक्ट 2002 भी क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज का ही पार्ट है। उसके अलावा मर्चेंट ब्रोकर, पोर्टफोलियो मैनेजर, स्टॉक ब्रोकर एक्सेट्रा की सर्विसेज प्रोवाइड करना अंडर द सेबी एक्ट 1992 भी क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज का ही पार्ट माना गया है। उसके बाद अगर आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की तरफ वर्क कर रहे हो अंडर द सेबी रेगुलेशंस एक्ट 1999, वो भी क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज ही मानी गई है। उसके अलावा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर आप क्या कर रहे हो, अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो वो भी क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज का ही पार्ट माना गया है। उसके अलावा पेंशन फंड्स को मैनेज करना भी क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज ही
कही गई हैं। उसके अलावा आप क्या कर रहे हो, अगर आपको फैमा एक्ट के अंदर एक अथोराइज पर्सन बना दिया गया है, मतलब ऐसा पर्सन जो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डील कर सकता है, तो भी आप क्या कर रहे हो, तो भी आप एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। उसके अलावा अगर टाइम टू टाइम पे आरबीआई ने कोई नोटिफाई करी है कैटेगरीज एंड अगर आप उसके अंदर फॉल कर जाते हो तो भी क्या माना जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, फाइनेंशियल सर्विसेज को ही प्रोवाइड कर रहे हो। जो ये हमने एक लिस्ट पढ़ी है फाइनेंशियल सर्विसेज की, दीज आर द बिजनेसेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक की सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। बैंक सिर्फ वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है जो हम पॉइंट नंबर 3 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, उसके बाद कुछ एक्टिविटीज हैं वो क्या कर सकता है, बैंक डिपार्टमेंटली परफॉर्म कर सकता है, मतलब डिपार्टमेंट सेटअप करके वो सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकता है। उसके लिए बट बैंक्स को क्या इंश्योर कराना है कि उनके पास क्या होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए, जिसके अंदर वो क्या करेंगे, वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद सर्विसेज एंड उन रिस्क को मिटिगेट किस तरीके से करा जाएगा, क्या मेजर्स लिए जाएंगे, उनको क्या करा जाएगा, इंक्लूड करा जाएगा। उसके बाद बैंक्स ये भी इंश्योर करेंगे केवाईसी, एमएल एंड सीएफटी गाइडलाइंस को क्या हो, कंप्लाई हो। उसके अलावा चार्टर ऑफ कस्टमर राइट्स के अंदर जो भी जनरल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उसका भी आपने क्या करना है, कंप्लाइज करना है। उसके बाद आरबीआई या अदर रेगुलेटर लाइक सेबी, आईआरडी और पीएफआरडीए ने अगर कोई रेगुलेशंस दी है तो बैंक को ये इंश्योर कराना है कि उनकी भी रेगुलेशंस को क्या करा गया है, कंप्लाई करा गया है। तो उसके बाद बैंक कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी जो कि नीचे मेंशन की गई है उसके अलावा फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर पार्ट नहीं लेगा। एंड अगर उन एक्टिविटीज के अंदर भी पार्ट लेना है जो नीचे मेंशन करी गई है उसके लिए भी क्या लेनी पड़ेगी, उन्हें आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज प्रूडेंशियल रेगुलेशन फॉर बैंक इन्वेस्टमेंट। इसमें बेसिकली क्या है, बैंक्स अपनी ऑप्शन के थ्रू फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज या कंपनी जो नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हैं उनके अंदर क्या कर सकते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट उसके लिए उनके ऊपर क्या लगा दी गई है, कुछ लिमिट्स लगा दी गई है। लिमिट्स कहां कहां लगाई गई हैं, एक तो सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 ऑफ द बैंकिंग एक्ट एंड सेकंड आरबीआई क्या करता है, टाइम टू टाइम पे प्रूडेंशियल लिमिट्स डिफाइन कर सकता है। सो इन्वेस्टमेंट बाय अ बैंक in a subsidiary or in a financial services company not being a subsidiary or a non-financial company shall be subject to the following conditions। तो बेसिकली बैंक क्या कर सकता है, अपनी एक सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जो कि सब्सिडरी नहीं है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या एक नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बट उसके ऊपर क्या है, कुछ लिमिट लगा दी गई हैं। सो सबसे पहली लिमिट क्या है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाय अ बैंक इन अ सब्सिडरी कंपनी और अ फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडरी individually shall not exceed 10% of the bank's paid up share capital and reserve as per the last audited balance sheet or subsequent balance sheet whichever is lower। So basically अगर एक बैंक अपनी सब्सिडरी कंपनी के अंदर या एक ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जो कि एक सब्सिडरी नहीं है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बट मैक्सिमम कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बैंक अपनी पेड अप शेयर कैपिटल या रिजर्व के मैक्सिमम 10% जितनी ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इस डेफिनेशन इस लिमिट के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी की डेफिनेशन क्या है, ऐसी कंपनी जो क्या है बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्टिविटीज के अंदर एंगेज है उसको क्या कहा जाएगा, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी कहा जाएगा। उसके बाद सब्सिडरी की डेफिनेशन क्या है, वो सब्सिडरी की डेफिनेशन सेम है जो कि क्या है, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ आईसीआई दी गई है। जनरली आप अगर सब्सिडरी का मीनिंग देखोगे तो सपोज अगर कंपनी ए है वो कंपनी बी में एटलीस्ट क्या है 50% शेयर्स एक्वायर कर लेती है। इट कैन बी शेयर्स, ठीक है, इट कैन बी वोटिंग पावर, ठीक है। तो अगर आप मोर देन 50% एक्वायर कर लेते हो तो क्या कहा जाएगा, कंपनी बी है वो एक ही क्या है, सब्सिडरी बन गई है। ठीक है, उसके बाद अगर एक बैंक फैक्टरिंग सब्सिडरी या फैक्टरिंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट बैंक की पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व के 10% से ज्यादा नहीं हो सकती है। उसके अलावा अगर एक बैंक है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड जो कि एज एनबीएफसी सेटअप करा गया है जिसको हम आईडीएफ एनबीएफसी कहते हैं, तो आप उसकी 49% से ज्यादा की इक्विटी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर एक बैंक आईडीएफ एनबीएफसी का स्पॉन्सर बनना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट उसकी 30% कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। इट मींस अ बैंक विच इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग एटलीस्ट 30% ऑफ इक्विटी इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कैन नॉट बी इट्स स्पॉन्सर। ठीक है, उसके बाद कोई भी बैंक किसी भी एनबीएफसी के अंदर जो कि क्या है एक डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है उसके 10% से ज्यादा उसके अंदर 10% से ज्यादा की इक्विटी होल्ड नहीं कर सकता है। बट जो ये कंडीशन है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। इट मींस कि अगर एक एनबीएफसी है वो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसके अंदर बैंक क्या कर सकते हैं 10% से ज्यादा की इक्विटी होल्ड कर सकता है। उसके अलावा बैंक यूनिट ऑफ वेंचर कैपिटल फंड या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर भी 10% से ज्यादा की पेड अप कैपिटल को होल्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद बैंक्स ऐसी कंपनीज जो कि सब्सिडरी नहीं है एंड नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर पार्ट ले रही हैं तो उसकी पेड अप कैपिटल का आप 10% से ज्यादा क्या नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते। इसके अंदर आप क्या करोगे, आप दो लिमिट्स कंपेयर करोगे। ऐसी कंपनी जो कि एक तो सब्सिडरी नहीं है एंड आप क्या है नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एंगेज है, उसकी पेड अप कैपिटल का 10%
एंड अब बैंक की खुद की पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व का 10%, जो भी लोअर लिमिट आएगी आप उससे ज्यादा क्या नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या थी, कुछ प्रोटेंशियल लिमिट डिफाइन करी गई थी। उसके बाद कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी गई है। बेसिकली कुछ हम इन्वेस्टमेंट देखेंगे। ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर बैंक्स क्या कर सकता है, 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बट 30% से उसको क्या करनी पड़ेगी, अपनी इन्वेस्टमेंट कम रखनी पड़ेगी। सो बेसिकली जो हमने ऊपर वाली इन्वेस्टमेंट देखी थी वो जनरली इन्वेस्टमेंट क्या थी कि बैंक्स अपनी पेड अप शेयर कैपिटल या प्लस रिजर्व्स का मैक्सिमम कितने इन्वेस्ट कर सकता है, 10% इन्वेस्ट कर सकता है। बट जो ये लिमिट है, इसके अंदर जो नेक्स्ट वाली लिमिट्स हैं वो है कि बैंक्स क्या कर सकता है, अपनी पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व का मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकता है, 30% इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट्स कौन कौन सी हैं, सबसे पहले अगर तो जो इन्वेस्टिंग कंपनी है, द इन्वेस्टिंग कंपनीज एंगेज इन द नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज परमिटेड फॉर बैंक्स इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 6(1) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बेसिकली अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो बैंक्स को करने के लिए परमिशन दी गई है एंड वो एक नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, तो अगर वो कंपनी उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रही है तो बैंक क्या कर सकता है, 30% तक की इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर सपोज बैंक को जो इन्वेस्टमेंट है वो रिसीव हुई है एज पर सीडीआर और एसडीआर। सीडीआर और एसडीआर क्या होता है, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग और स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग। मतलब सपोज बैंक ने किसी को लोन दे रखा था एंड वो जो पर्सन था वो बैंकरप्ट हो जाता है, वो लोन पे नहीं करता, तो क्या करते हैं, लिक्विडेटिंग कंपनीज होती हैं, लिक्विडेटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरी कंपनी को क्या करते हैं, लिक्विडेट करके उनको या लिक्विडेट कर देते हैं या रिस्ट्रक्चर कर देते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग में बेसिकली क्या होता है, लोन के बदले बैंक जो भी क्राइटर्स होते हैं या जो भी लेंडर्स होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, शेयर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो उस केस में अगर बैंक्स को सीडीआर और एसडीआर के अंदर कुछ शेयर्स एक्वायर हुए हैं तो बेसिकली क्या होगा, उनके जो लोन्स थे अब वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट के अंदर कवर हो गए, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो उस केस के अंदर हो सकता है जो उनकी लिमिट है वो 10% से क्या हो जाए, एक्सीड हो जाए। तो उस केस में वो 10% से जो एक्सीड वाली प्रोविजन है वो अलाउ करी गई है। बट उस केस के अंदर बैंक्स को क्या करना है, एक प्लान बनाना है कि किस तरीके से शेयर्स को क्या करा जाएगा, डिस्पोज करा जाएगा, ताकि वो वापस क्या कर सके, अपनी जो 10% वाली लिमिट है उसके अंदर ही वापस आ सके। ठीक है, उसके बाद aggregate equity investment made in all subsidiaries and other entities engaged in financial services and non-financial services including overseas investment shall not exceed 20% of the bank's paid up share capital and reserve। मतलब टोटल आप जितनी भी सब्सिडरीज होंगी, फाइनेंशियल हो, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज वाली हो या ओवरसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हो, उनके ऊपर जो कैपिंग है वो कितनी है, बैंक की पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व का 20%, कि वो 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बट जब आप ये 20% वाली लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, कुछ चीजें एक्सक्लूड कर देनी है। एक्सक्लूड क्या क्या करनी है, सबसे पहले ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कैटेगरी के अंदर रखी गई है एंड जिनको 90 डेज से ज्यादा के लिए क्या नहीं करा गया है, होल्ड नहीं करा गया, आप उन इन्वेस्टमेंट्स को क्या करोगे, इसके अंदर से एक्सक्लूड कर दोगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन एक्सेस ऑफ 10% इन नॉन फाइनेंशियल कंपनीज एक्वायर्ड थ्रू रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट। मतलब अगर आपको सीडीआर या एसडीआर के थ्रू कुछ इक्विटीज रिसीव हुई हैं तो जितनी अमाउंट 10% से ज्यादा की आप क्या कर दोगे, उसको एक्सक्लूड कर दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, अपनी 20% की लिमिट को डिसाइड करोगे। सो ये क्या थी, कुछ पोटेंशियल लिमिट्स लगाई गई थी ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द बैंक। नेक्स्ट हमारे पास आता है आरबीआई अप्रूवल। आरबीआई अप्रूवल में बेसिकली क्या है, इन्वेस्टमेंट इन अ सब्सिडरी एंड अ फाइनेंशियल कंपनी दैट इज नॉट अ सब्सिडरी एक्सेप्ट इन फॉलोइंग कंडीशंस। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे अगर आप किसी सब्सिडरी या फाइनेंशियल कंपनी जो कि सब्सिडरी नहीं है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको क्या लेनी पड़ेगी, आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी फॉर एवरी इन्वेस्टमेंट। बट कुछ कंडीशंस अगर आप उन कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हो तो आपको आरबीआई से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो वो कंडीशंस क्या क्या है, सबसे पहले जो कंपनी है वो क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एंगेज्ड है। कि बेसिकली अगर एक कंपनी क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एंगेज है तो आपको क्या नहीं लेनी पड़ेगी, आरबीआई से प्रायर अप्रूवल नहीं लेनी पड़ेगी। उसके बाद अगर बैंक का जो सीएआर है, कैपिटल रिस्क एडिक्वेट रेशो, वो पिछले साल में क्या थी, 10% थी एंड बैंक ने पिछले साल में क्या करा है, नेट प्रॉफिट करा है, तो भी आपको क्या है, आरबीआई से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो बैंक की शेयर होल्डिंग है, जो भी इन्वेस्टिंग कंपनी है, मतलब जिसमें बैंक इन्वेस्ट कर रहा है, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट कर देता है तो उसकी 10% से ज्यादा की होल्डिंग बैंक के पास नहीं होगी, तो उस केस में भी क्या कर सकते हो, आप विदाउट द परमिशन ऑफ आरबीआई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद aggregate shareholding of the banks along with shareholding if any of the subsidiaries or joint ventures or other entities less than 20% of the investing company paid up capital। So basically जब इन्वेस्टिंग कंपनी की बात आएगी उसके अंदर हमने क्या करा है, दो लिमिट्स लगाई हैं। दो लिमिट्स क्या क्या है इसके अंदर, सबसे पहले तो क्या है, जो भी आपकी इन्वेस्टिंग कंपनी होगी उसके अंदर दो लिमिट्स क्या हैं, एक तो बैंक की मैक्सिमम शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, 10%, प्लस सेकंड लिमिट क्या है, बैंक एंड उसकी क्या है, अदर सब्सिडरीज प्लस उसके जॉइंट वेंचर्स।
इन तीनों की इनकी सबकी मिला के शेयर होल्डिंग मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 20%। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आपको आरबीआई से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं आने वाली है। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन नॉन बैंकिंग सर्विसेज कंपनीज इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सच इन्वेस्टेड कंपनीज पेड अप शेयर कैपिटल। उस केस में भी आपको क्या नहीं लेनी पड़ेगी? आरबीआई से अप्रूवल लेनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद सॉरी उसके अंदर उसके लिए भी आपको क्या लेनी पड़ेगी? आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बेसिकली अगर आप एज नॉन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिसकी इन्वेस्टमेंट आप उस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल से 10% से ज्यादा करने वाले हो। मतलब सपोज अगर एक ऐसी कंपनी है जो नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है एंड उसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 100 करोड़ की, एंड अगर बैंक इन्वेस्टमेंट करके उसके अंदर 11 करोड़ एक्वायर कर रहा है तो आपको क्या लेनी पड़ेगी? आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सो बेसिकली हमने आरबीआई अप्रूवल को दो कैटेगरीज में बांटा। एक कैटेगरी सब्सिडरी या फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज जो कि सब्सिडरी नहीं है, सेकंड नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। तो सब्सिडरी और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के लिए हमने 4 कंडीशंस पढ़ी कि उन केस में आपको आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। उसके अलावा सेकंड कैटेगरी हमने बांटी नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के केस में आपको परमिशन लेनी ही पड़ेगी, बट अगर आप उनकी पेड अप शेयर कैपिटल का 10% से कम एक्वायर करो तो आपको प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रोविजंस आते हैं दैट आर रिगार्डिंग द रिलेशनशिप ऑफ सब्सिडरीज। रिलेशनशिप ऑफ द सब्सिडरी में मतलब बैंक और उसकी सब्सिडरी में जो भी ट्रांजेक्शन होंगी उन ट्रांजेक्शन के बारे में क्या कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, हम उनको देखने वाले हैं। So, a parent sponsor bank shall maintain an arm's length relationship with the subsidiary sponsored by it and involve the following supervisory categories. Basically, जो भी कंडीशंस, जो भी रिलेशनशिप है, जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो क्या होनी चाहिए? आर्म्स लेंथ के ऊपर होनी चाहिए। आर्म्स लेंथ का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि सपोज एक बैंक है, ठीक है, बैंक डील कर रहा है 2 पर्सन के साथ, लेट इट बी ए, लेट इट एंड बी सपोज इसकी क्या है? सब्सिडरी है। ठीक है, तो आर्म्स लेंथ का मतलब क्या है कि जो ट्रीटमेंट वो ए को दे रहा है, मतलब उसके जिसके साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, सेम ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? बी को मिलना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन एनी मैटर। तो उसको क्या कहा जाता है कि जो रिलेशनशिप है वो क्या है? आर्म्स लेंथ के ऊपर है। तो बैंक्स को ये गाइड किया गया कि आपका अपनी सब्सिडरी के साथ क्या होना चाहिए? आर्म लेंथ के ऊपर रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या करना है? कुछ फॉलोइंग सुपरविजरी स्ट्रेटेजीज को क्या करना है? इन्वॉल्व करना है। उसमें सबसे पहले क्या आता है? जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे पेरेंट या स्पॉन्सर बैंक के, वो क्या करेंगे? सब्सिडरीज की वर्किंग को पीरियोडिकली बेसिस पे रिव्यू करेंगे। उसके बाद पेरेंट्स बैंक क्या करेंगे? इंस्पेक्शन ऑडिट कराएंगे ऑफ द सब्सिडरी बैंक एंड पीरियोडिक अप्रूवल्स, ताकि उनको वर्किंग को क्या करा जा सके? चेक करा जा सके। ठीक है, उसके बाद अगर जो एक बैंक है उसने अपनी सब्सिडरी बनाई, जो सब्सिडरी थी वो कोई नई सब्सिडरी शुरू नहीं करेगी या कोई नया लाइन ऑफ बिजनेस शुरू नहीं करेगी विदाउट द अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। मतलब आप अपने रेगुलेटर की परमिशन के बिना ना एक नई सब्सिडरी बना सकते हो, ना न्यू लाइन ऑफ बिजनेस शुरू कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो सब्सिडरी होगी वो क्या नहीं कर सकती? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती बाय एक्वायरिंग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो? कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को एक्वायर करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको क्या करनी पड़ेगी? आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जो ये कंडीशन है वो वेंचर कैपिटल फंड या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, जो कि क्या कराएगा? सब्सिडरी के द्वारा ही सेटअप करा गया हो। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो वेंचर कैपिटल फंड्स हो उनका काम ही क्या होता है? इन्वेस्टमेंट करके कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्वायर करना। सो अगर एक वेंचर कैपिटल फंड एक सब्सिडरी ने सेटअप करा उसके लिए भी आपको अप्रूवल लेनी पड़े, तो बेसिकली वो वेंचर कैपिटल फंड अपना वर्क ही नहीं कर पाएगा। तो ये कंडीशन क्या है? वेंचर कैपिटल फंड्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद सब्सिडरी शैल नॉट हैव एनी ऑनलाइन एक्सेस टू कस्टमर्स अकाउंट मेंटेन्ड बाय द बैंक। बेसिकली कि बैंक और सब्सिडरी है उनके बीच में आपस में डाटा शेयर नहीं होना चाहिए अबाउट द बैंक्स कस्टमर। जो भी इंफॉर्मेशन बैंक्स और सब्सिडरी के अंदर शेयर होगी वो क्या होगी? आर्म लेंथ रिलेशनशिप के ऊपर शेयर होगी। मतलब उसको ऐसे ट्रीट करा जाएगा उस कंपनी को कि ये क्या है? हमारी सब्सिडरी नहीं है, एंड सारी ट्रांजेक्शन उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? वर्कआउट करोगे। ठीक है, उसके बाद बैंक्स अपनी सब्सिडरी को विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई क्या नहीं कर सकते? अनसिक्योर्ड एडवांसेस नहीं प्रोवाइड कर सकते। ठीक है, उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो क्या होनी चाहिए? आर्म लेंथ के ऊपर होनी चाहिए। कोई भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट आपको क्या नहीं करना है? अपनी सब्सिडरी को प्रोवाइड नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारी पोटेंशियल रेगुलेशंस क्या है? खत्म होती है अबाउट द बैंक्स इन्वेस्टमेंट। उसमें सबसे पहले हमने लिमिट्स देखी जो 10% वाली थी। फिर हमने देखा कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें आप 30% तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस करा कि कुछ ऐसी जगह हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी? आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। एंड कुछ ऐसी कंडीशंस जिनको अगर आप सेटिस्फाई कर देते हो तो आपको आरबीआई की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। उसके बाद सब्सिडीज के रिगार्डिंग गाइडलाइन है जिनके अंदर मेन गाइडलाइन क्या थी? जो भी रिलेशनशिप है वो क्या होना चाहिए? आर्म्स लेंथ के ऊपर होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टाइम टू टाइम बेसिस पे रिव्यू करवाएंगे, ऑडिट करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो सब्सिडरी है वो अपनी अनदर सब्सिडरी या नया लाइन ऑफ बिजनेस विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई शुरू नहीं कर सकती।
किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्वायर नहीं कर सकते विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई, बट सेम कंडीशन वेंचर कैपिटल फंड्स के ऊपर अप्लाई नहीं होने वाली है। उसके बाद इंफॉर्मेशन जो शेयर करी जाएगी वो करी जाएगी एज पर द आर्म लेंथ रिलेशनशिप। ये माना जाएगा कि वो दूसरी एंटिटी सब्सिडरी नहीं है, एंड उसके रिगार्डिंग क्या, उसके रिलेटेड क्या करी जाएंगी, ट्रांजेक्शन वर्कआउट करी जाएंगी। बैंक्स अपनी सब्सिडरीज को अनसिक्योर्ड एडवांसेस नहीं दे सकते विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो क्या होनी चाहिए, आर्म्स लेंथ के ऊपर होनी चाहिए। किसी भी तरीके का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट सब्सिडरीज को प्रोवाइड नहीं करा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाँ, अब हम देख रहे हैं कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल सर्विसेज एंड उनकी कुछ कंडीशंस। बेसिकली बैंक्स क्या कर सकते हैं, ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बट उनके लिए क्या है, कुछ कंडीशंस को क्या करा गया है, स्पेसिफाई करा गया है कि इन कंडीशंस के अंदर रहते रहते आप ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास आता है स्पॉन्सरिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स। तो बेसिकली बैंक्स क्या कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स को, चाहे वो एज ए म्यूचुअल फंड सेटअप करेंगे या चाहे एज एनबीएफसी सेटअप करेंगे, उनको स्पॉन्सर कर सकते हो। बट स्पॉन्सरशिप करने के लिए क्या कंडीशन है, उनके पास एक तो क्या होनी चाहिए, बोर्ड अप्रूव्ड लिमिट होनी चाहिए कि ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोजर कितना दिया जाएगा, उसके अंडर रहते रहते आपने क्या करनी है, आईडीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, उसके बाद जब आप आईडीएफ को स्पॉन्सर कर रहे हो तो बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि जब आप इन्वेस्टमेंट्स को इनवाइट कर रहे हो तो आप वहां प्रॉपर डिस्क्लोजर दो कि बैंक इज जस्ट अ स्पॉन्सर, एंड जो भी स्पॉन्सर बैंक की लाइबिलिटी है वो तब तक है जितना उसने क्या करा है, कंट्रीब्यूशन कैपिटल के अंदर कंट्रीब्यूट करा है। इन एनी केस इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के अंदर लॉस हो जाता है तो बैंक लाइबल नहीं होगा उस लॉस को पूरा करने के लिए। इस चीज की आपने क्या करनी है, प्रॉपर डिस्क्लोजर इंश्योर कराने हैं। नेक्स्ट, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो इक्विपमेंट लीजिंग एंड हायर परचेज बिजनेसेस, सो अगर आप लीजिंग एंड हायर परचेज बिजनेस ऑफ इक्विपमेंट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो थ्रू अ सब्सिडरी, तो जो हमने ऊपर अभी सब्सिडरी वाली कंडीशंस पढ़ी थी इन द पॉइंट नंबर 2.3 कि क्या क्या सब्सिडरी से क्या सा रिलेशनशिप होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए एक्सेट्रा, वो सेम कंडीशंस क्या होने वाली, अप्लाई होने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप डिपार्टमेंटली ये सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो तो उसके अंदर क्या कंडीशंस है, तो इन कंडीशन सबसे पहली कंडीशन क्या है, इस तरीके की सर्विसेज को एज पार विद लोन्स एंड एडवांसेस माना जाएगा, एंड जो भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर अप्लाई होते हैं सेम नॉर्म्स क्या होंगे, इनके ऊपर अप्लाई होंगे। ठीक है, उसके बाद एक बैंक जो लीजिंग या हायर परचेज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो क्या नहीं कर सकता, किसी और कंपनी या किसी एनबीएफसी के साथ लीजिंग एग्रीमेंट के अंदर एंटर नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर बैंक फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है थ्रू द सब्सिडरी, तो सेम जो कंडीशंस फॉर सब्सिडरी है वो क्या हो जाने वाली, अप्लाई हो जाने वाली हैं। अगर वो डिपार्टमेंटली प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है कि जो ये सर्विसेज हैं वो रिकोर्स बेसिस, विदाउट रिकोर्सेज और लिमिटेड रिकोर्स बेसिस के ऊपर प्रोवाइड करी जा सकती हैं। रिकोर्स बेसिस बेसिकली क्या होता है कि अगर नुकसान होगा तो कस्टमर को देना पड़ेगा। विदाउट रिकोर्स मतलब नुकसान होता है तो बैंक झेलेगा। ऑन लिमिटेड रिकोर्स मतलब कि कुछ पार्ट कस्टमर्स का होगा, कुछ पार्ट क्या होगा, बैंक को बियर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ऑल अंडर राइटिंग कमिटमेंट्स पर्टेनिंग टू द क्रेडिट रिस्क ऑन द डेटर अंडर विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग शैल बी इन द अकॉर्डेंस विद द बोर्ड अप्रूव्ड लिमिट, कि अगर इन केस आप विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो जो भी सर्विसेज आपने प्रोवाइड करी है वो एज पर द बोर्ड अप्रूव्ड लिमिट्स ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने से पहले आप क्या करोगे, क्रेडिट अप्रेजल ऑफ द डेटर परफॉर्म करोगे, एंड उसके बाद ही आप क्या करोगे, फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। जो भी सर्विस प्रोवाइड करी जाएंगी दे शुड बी रिलेटेड टू अ जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शंस को भी एज एट पार विद लोन्स एंड एडवांसेस माना जाएगा, एंड जो नॉर्म्स लोन एंड एडवांसेस पे अप्लाई होते हैं सेम नॉर्म्स क्या होंगे, इनके ऊपर अप्लाई होंगे। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को डबल फाइनेंसिंग अवॉइड करने के लिए क्या करना है, एक मैकेनिज्म सेटअप करना है। डबल फाइनेंसिंग बेसिकली क्या हुई, सपोज एक पर्सन है ए, उसने क्या करा, एक एसजी बैंक, ठीक है, एक है एचएम बैंक, उसने क्या करा, एक ही इनवॉइस को एसजी बैंक से भी क्या करा लिया, फैक्टर करवा लिया, एंड एचएम बैंक से फैक्टर करा लिया। तो बेसिकली एक ही इनवॉइस के ऊपर क्या होगी, डबल फाइनेंसिंग होगी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए बैंक ने क्या करना है, एक मैकेनिज्म को सेटअप करना है। ठीक है, उसके बाद बोरोवर बैंक ने क्या करना है, प्रोडिकली बेसिस पे बोरोवर से क्या लेने हैं, सर्टिफिकेट्स लेने हैं अबाउट द फैक्टर रिसीवेबल्स। उसके साथ साथ फैक्टर शैल आल्सो इंश्योर टू इंटीमेट द लिमिट सैंक्शन टू द बोरोवर टू द कंसर्न बैंक्स। ये जो फैक्टर्स है उनको बैंक्स को बताना है कि कितनी लिमिट्स क्या करी गई हैं, असाइन करी गई हैं। उसके अलावा आप सरसई के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उनको भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक डेफिनेशन आती है कॉमन बोरोवर की। कॉमन बोरोवर बेसिकली वो पर्सन होता है जिसने क्या करा है, बैंक से क्रेडिट फैसिलिटी को अवेल करा है, एंड जो फैक्टरिंग एग्रीमेंट के अंदर क्या है, असाइनर है, मतलब जिसने क्या करा है, बिल्स फैक्टर को बेचे हैं, दैट इज नोन एज द कॉमन बोरोवर। ठीक है, उसके बाद जो भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, मतलब सपोज आपने एक बिल को फैक्टर कर, एक कस्टमर ने आपसे आपके पास एक बिल को फैक्टर करवाया, आपने कस्टमर को पैसे दे दिया, जब आप उससे जिस भी पर्सन के अगेंस्ट बिल था, जो भी डेटर था, उससे आपने पैसे मांगे, उसने पेमेंट नहीं करी, तो उस
नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज की जो इन्फॉर्मेशन आपको क्या करनी है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को पास ऑन कर देनी है। ठीक है, उसके बाद जो भी फैक्टरिंग सर्विसेज के अंदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएंगी उन्हें किस तरीके से कैटेगराइज करा जाएगा। तो सबसे पहले तो जो इनके एक्सपोजर को किस तरीके से कैटेगराइज करा जाएगा, तो सबसे पहले एक्सपोजर ऑन द साइनर फॉर फैक्टरिंग ऑन विद रिकॉर्स बेसिस। विद रिकॉर्स मतलब क्या होता है कि जो कस्टमर है जिसने फैक्टर किया है वो भी लाइबल होगा। इसके अंदर वो कौन होता है, असाइनर होता है। तो एक्सपोजर किस पे माना जाएगा, असाइनर पे माना जाएगा, क्योंकि विद रिकॉर्स बेसिस है। ठीक है, उसके बाद अगर विदाउट रिकॉर्स बेसिस है तो सारा का सारा एक्सपोजर किस पे माना जाएगा, डेटर के ऊपर माना जाएगा। इंपोर्ट फैक्टर के ऊपर, इंटरनेशनल फैक्टरिंग का केस है तो इंपोर्ट फैक्टर के ऊपर सारा का सारा एक्सपोजर माना जाएगा। ठीक है, बेसिकली असाइनर पे माना गया, डेटर में माना गया, इंपोर्ट फैक्टर पे माना गया, ऑन लिमिटेड रिकॉर्स बेसिस डिपेंड करेगा ऑन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। बेसिकली जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट होंगे उसको देखेंगे हम और उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे ये एक्सपोजर किस पे हमने डिसाइड करना है। ठीक है, सो ये गाइडलाइंस ही हमारे लिए फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अगर बैंक थ्रू इट्स ओन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट सर्विसेज जो हमारे पास आती है दैट इज प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस। प्राइमरी डीलरशिप बेसिकली क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, सिक्योरिटीज आपने ली हैं, आप सिक्योरिटीज को क्या कर रहे हो, पब्लिकली ट्रेड कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डीलरशिप बिजनेसेस करना। ठीक है, तो अगर बैंक्स प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस करना चाहते हैं थ्रू अ सब्सिडरी तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, खुद को एज एनबीएफसी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप डिपार्टमेंटली सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो तो डिपार्टमेंटली प्रोवाइड कर सकते हो, बट आपको आरबीआई ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम आईडीएमडी। उसके बाद अंडरराइटिंग एक्टिविटीज। अंडरराइटिंग एक्टिविटीज में क्या है, ऐसे बैंक्स जो अंडरराइटिंग सर्विसेज की सर्विसेज देना चाहते हैं वो डिपार्टमेंटली भी दे सकते हैं, सब्सिडरी बना के भी दे सकते हैं, एंड उनके रिगार्डिंग जो भी कंडीशंस प्रेस्क्राइब करी गई हैं आपको क्या करना है, उन कंडीशंस को फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद म्यूचुअल फंड बिजनेसेस। म्यूचुअल फंड बिजनेसेस डायरेक्ट बैंक नहीं कर सकते हैं, बट वो क्या कर सकते हैं, किसी भी किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ या सब्सिडरी के साथ जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। बेसिकली बैंक्स खुद म्यूचुअल फंड बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे विद रिस्क पार्टिसिपेशन, मतलब ऐसा बिजनेस जिसके अंदर क्या है रिस्क भी बैंक होगा वो नहीं कर सकता, बट बैंक्स क्या कर सकते हैं, सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर फॉर द पर्पस ऑफ म्यूचुअल फंड ओन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एटसेट्रा, ये खुद उसके अंदर पार्ट नहीं लेते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर, बट इन्होंने क्या करा है, अपनी सब्सिडरीज फॉर्म कर दी, लाइक एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, जो क्या कर रहे हैं बैंक्स के बिहाफ पे क्या कर रहे हैं, सर्विसेज म्यूचुअल फंड की प्रोवाइड कर रहे हैं। इस केस में जो मेन बैंक होता है वो क्या बन जाता है, म्यूचुअल फंड कंपनीज का स्पॉन्सर बैंक बन जाता है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मली क्या हुआ, जैसे सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड की। एसबीआई म्यूचुअल फंड इज अ डिफरेंट कंपनी, एसबीआई बैंक इज अ डिफरेंट कंपनी, बट एसबीआई बैंक इज अ स्पॉन्सर ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो उस केस में बेसिकली क्या है, जो लोग एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाल रहे हैं वो एसबीआई म्यूचुअल फंड वाली कंपनी के नाम पे पैसा नहीं डल रहा है, वो डल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द एसबीआई बैंक इटसेल्फ। तो उस केस में बेसिकली क्या है, लोग ये सोचते हैं कि जो हमारा जो प्राइमरी लायबिलिटी वो क्या है, एसबीआई बैंक की तरफ है, जो कि ऐसा नहीं होता है। तो उस केस में क्या करना है, बैंक को क्लियरली पब्लिश करवाना है कि बैंक किसी भी लॉस या शॉर्टफॉल के लिए लायबल नहीं होगा। ठीक है, वो क्या है, जस्ट स्पॉन्सर है, कोई भी लॉस होता है कुछ होता है बैंक्स की क्या होने वाली, कोई भी लायबिलिटी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट गाइडलाइंस हमारे पास आती है इंश्योरेंस बिजनेस के रिगार्डिंग। तो इंश्योरेंस बिजनेस में क्या है, बेसिकली अगर बैंक इंश्योरेंस बिजनेसेस करना चाहता है रिस्क पार्टिसिपेशन थ्रू अ जॉइंट वेंचर्स, तो वो क्या कर सकता है, उन्हें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या कर सकते हैं, सब्सिडरी जॉइंट वेंचर्स के थ्रू वो इंश्योरेंस बिजनेसेस प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एसबीआई की हम लेते हैं, एसबीआई खुद सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहा है, बट उसने क्या करा, एक सब्सिडरी बनाई है जिसका नाम रखा गया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एक्सेट्रा, जो इंश्योरेंस बिजनेस को क्या कर रहे हैं, कैरी आउट कर रहे हैं। उनके लिए कुछ कंडीशंस है, कंडीशंस क्या है कि उनकी एज ऑन 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर जो नेटवर्थ है वो एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, 100 करोड़ मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा मिनिमम नेट वर्थ ₹500 करोड़ आफ्टर इन्वेस्टिंग इन द इक्विटी ऑफ सच कंपनी, कि आप इन जनरल आपकी टोटल नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 1000 करोड़, एंड जब आप ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर दोगे तो आपकी मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 500 करोड़ होनी चाहिए। उसके बाद जो आपका सीआरआर है वो क्या होना चाहिए, आफ्टर इन्वेस्टमेंट 10% निकल के आना चाहिए। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आपका मैक्सिमम क्या हो सकता है, 3% ऑफ योर एडवांसेस हो सकती हैं। आप पिछले 3 साल में क्या होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होने चाहिए, एंड आपकी सब्सिडरीज का क्या होना चाहिए, सेटिस्फैक्टरी ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो अगर आप ये 5 कंडीशंस को कंप्लाई करते हो तो ही आप क्या कर सकते हो, एलिजिबल हो, ताकि आप क्या कर सको, थ्रू अ सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर इंश्योरेंस सर्विसेज को प्रोवाइड कर सको। उसके अलावा बैंक्स क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस ब्रोकिंग या कॉर्पोरेट एजेंसी बाय सब्सिडरी एंड जॉइंट वेंचर्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बट उनके लिए भी क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले बैंक्स की मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 500 करोड़ आफ्टर इन्वेस्टिंग इन द सच कंपनीज, एंड जो ऊपर कंडीशंस दी गई हैं उनको भी क्या करना है, आपने कंप्लाई करना है। बेसिकली अगर आप डायरेक्ट इंश्योरेंस बिजनेस करना चाहते हो तो आपकी नेटवर्थ मिनिमम 1000 करोड़ होनी चाहिए,
एंड जो सर्टेन कंडीशंस है वो आपको नीचे दी गई हैं। उसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस बिजनेस डायरेक्ट नहीं करना करके इंश्योरेंस ब्रोकिंग या कॉर्पोरेट एजेंसी की सर्विस लेना चाहते हो अपने सब्सिडियरी और जॉइंट वेंचर सेटअप करके, उस केस में आपकी जो मिनिमम नेटवर्थ है वो 1000 करोड़ वाली कंडीशन हटा दी गई है, बट आपकी मिनिमम नेटवर्थ आफ्टर इन्वेस्टिंग इन द जॉइंट सब्सिडियरी और जॉइंट वेंचर क्या होनी चाहिए, मिनिमम 500 करोड़ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बैंक्स क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंटली भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए जो भी कंडीशंस एज पर द सेक्शन 17D ऑन इंश्योरेंस एजेंसी बिजनेस दी गई हैं उसको आपने क्या करना है, कंप्लाई करना है, एंड आप डिपार्टमेंटली भी क्या कर सकते हैं, इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशंस आती हैं रिगार्डिंग द पेंशन फंड मैनेजमेंट बाय द बैंक्स। तो कोई भी बैंक पेंशन फंड मैनेजमेंट एक्सेप्ट थ्रू अ सब्सिडरी फॉर द पर्पस सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द क्राइटेरिया क्या नहीं कर सकता, बिजनेस को अंडरटेक नहीं कर सकता। बेसिकली पेंशन फंड मैनेजमेंट की सर्विसेज डिपार्टमेंटली प्रोवाइड नहीं करी जा सकती, उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, सब्सिडरी ही खोलनी पड़ेगी। उसके लिए आपके ऊपर कंडीशंस क्या हैं, ऑलमोस्ट कंडीशंस क्या हैं आपकी इंश्योरेंस वाली ही हैं। उसमें बेसिकली क्या, मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ आफ्टर इन्वेस्टिंग इन द इक्विटी ऑफ सच कंपनी, सीआरआर आपका 10% आफ्टर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मैक्सिमम 3% आपके एनपीएस हो सकते हैं, आप पिछले 3 साल में क्या होने चाहिए, प्रॉफिटेबल होने चाहिए, एंड आपकी सब्सिडरीज का सेटिस्फैक्टरी ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस। तो आप क्या कर सकते हो, सब्सिडरी खोल के पेंशन फंड को मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट सर्विसेज आती हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। तो बैंक्स को इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करने की परमिशन नहीं है, बट वो क्या कर सकते हैं, सब सेपरेट सब्सिडरी खोल सकते हैं या अपनी एग्जिस्टिंग सब्सिडरी के अंदर भी के थ्रू ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या गई हैं, कुछ कंडीशंस दी गई हैं। बेसिकली वही बैंक्स डायरेक्टली इन सर्विसेज के अंदर पार्ट नहीं ले सकते, बट अपनी सब्सिडरी खोल सकते हैं। मतलब बेसिकली अगर डायरेक्ट नहीं ले सकते तो अपने डिपार्टमेंट के थ्रू भी नहीं कर सकते। तो जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हुई एंड जो अब हमारे पास हुई पेंशन फंड मैनेजमेंट सर्विसेज बाय बैंक्स, ये ऐसी सर्विसेज हैं जो डिपार्टमेंटली प्रोवाइड नहीं करी जा सकती। ठीक है, उसके बाद कंडीशंस क्या है, सबसे पहले तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, जिनसे भी आपको प्रायर अप्रूवल लेने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद उन्हीं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो जो कि एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आपको अप्रूव करी गई हैं। ठीक है, उसके बाद अ बैंक प्रेजेंटली ऑफरिंग शैल रीऑर्गेनाइज इट्स ऑपरेशंस इन अकॉर्डेंस विद आरबीआई डायरेक्शन लेटेस्ट बाय अप्रैल 21 2019। ये बेसिकली प्रोविजन तब के लिए थी जब ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा गया था कि उस टाइम पे क्या था, अब बैंक क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते थे। तो बैंक्स को कहा गया कि जो भी बैंक ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एज पर लेटेस्ट रेगुलेशन क्या कर लो, अपने सारे के सारे बिजनेसेस को, अपने सारी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज वाले बिजनेस को रीऑर्गेनाइज कर लो। ठीक है, तो ये आज के टाइम पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि ये 2009 अप्रैल 21 2019 तक क्या थी, सिर्फ एप्लीकेबल थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में बेसिकली क्या है, नो बैंक शैल स्टार्ट और इंट्रोड्यूस एनी न्यू पोर्टफोलियो स्कीम सर्विसेज पीएमएस और सिमिलर स्कीम और सेटअप सब्सिडरी फॉर द पर्पस विदाउट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। सो बेसिकली अगर किसी बैंक को कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, इसके रिलेटेड भी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करनी है या सब अपनी सब्सिडरी सेटअप करनी है फॉर द पर्पस ऑफ द पीएमएस, तो विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई क्या नहीं कर सकते, उसको अंडरटेक नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ऐसे बैंक्स जिनके पास ऑलरेडी क्या है, पीएमएस डिपार्टमेंटली वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें कुछ क्या करना है, फॉलोइंग कंडीशंस को कंप्लाई करना है। कंडीशंस बेसिकली क्या क्या है, सबसे पहले तो जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वो शुड बी इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एंड उसमें किसी भी तरीके की रिटर्न की क्या नहीं होनी चाहिए, गारंटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो भी फीस चार्ज करी जाएगी वो शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द रिटर्न ऑफ द क्लाइंट। मतलब आप एक स्पेसिफिक फीस चार्ज करोगे, आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैंने आपको इतने % रिटर्न दी तो आपको इतने चार्जेस देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक जो फीस है वो क्या होनी चाहिए, रिटर्न से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है, आप जो फंड एक्सेप्ट कर रहे हो आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 साल के लिए एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर इन केस सपोज जो प्लेसमेंट ऑफ जो आपके पास क्लाइंट है वो क्या कर रहा है, टाइम टू टाइम पे आपके पास फंड्स देने आ रहा है। फॉर एग्जांपल उसने आपको सपोज 100 करोड़ देने हैं, आपको 100 करोड़ इकट्ठे नहीं दिया उसने क्या करा, 10 करोड़ हर महीने दिया, तो ताकि आप क्या कर सको, उसका पोर्टफोलियो मैनेज कर सको। तो उस केस के अंदर जितनी बार वो बंदा आपके पास फंड्स प्लेस करके गया है उसको आप क्या करोगे, सेपरेट अकाउंट की तरह ट्रीट करोगे, एंड हर सेपरेट अकाउंट का क्या होगा, उसको एक मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक एग्जाम्पल अभी ली कि 100 करोड़ के टोटल फंड आने थे, 100 करोड़ उसने एक साथ ना देके क्या करा है, 10 करोड़ एटसेट्रा के दिए हैं। लाइक उसने सपोज एक फंड दिया मेरे को अप्रैल में, एक मई में, एक जून में, एंड सो ऑन।
तो जो मिनिमम 1 ईयर वाला क्राइटेरिया है वो हर के ऊपर इंडिविजुअली एप्लीकेबल होगा। तो अगर ये अप्रैल 2023 में आए थे तो फंड्स मिनिमम कितने तक रहने चाहिए आपके पास, अप्रैल 2024 तक रहने चाहिए। सिमिलरली मई 23 वाले मई 24 तक रहने चाहिए, जून 23 वाले जून 24 तक रहने चाहिए, एज सो ऑन। ठीक है, उसके बाद अगर सपोज एक कस्टमर है, उसने आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए पैसा प्रोवाइड करा गया है, तो बैंक उसको किसी और बैंक को इंटरेस्ट नहीं कर सकते। बेसिकली सपोज वो बंदा एसबीआई वाले के पास आएगी, सर मेरा पोर्टफोलियो मैनेज कर दो, एंड एसबीआई बोला पीएनबी के पास जाएगी, भाई मेरे से नहीं मैनेज हो रहा, तू कर ले, वो चीज अलाउड नहीं है। बैंक जिसके पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए पैसा दिया गया है वही क्या करेगा, बैंक उसको मैनेज करेगा। उसके अलावा जो आपको ये पैसा दिया गया है वो आप सिर्फ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए यूज करोगे, मतलब इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज करोगे। आप उसको एक कॉल मनी, बिल्स मार्केट या लैंडिंग या प्लेसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज के लिए फंड्स को यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, अपने क्लाइंट वाइज अकाउंट मेंटेन करने हैं। उसके अंदर जितने डेबिट क्रेडिट्स होंगे, जितने डेबिट्स होंगे वो क्या होने चाहिए, क्लियरली रिफ्लेक्टेड होने चाहिए। एंड जो अकाउंट होल्डर है वो अगर चाहे तो उसको क्या हो सकता है, पोर्टफोलियो अकाउंट की उसकी स्टेटमेंट भी दी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, बैंक्स को अपनी इन्वेस्टमेंट एंड जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्कीम के अंदर करी गई है दोनों के अंदर क्लियर डिस्टिंक्शन बना के रखनी है। एंड उसको क्या करना है, मार्केट प्राइस के ऊपर मार्क करते रहना है। बेसिकली बैंक की खुद की इन्वेस्टमेंट कितनी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के पोर्टफोलियो वालों जो जिन लोगों ने पीएमएस सर्विसेज ली हैं उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, दोनों को क्या होना चाहिए, क्लियर डिस्टिंक्शन होनी चाहिए, दोनों अलग अलग होनी चाहिए। उसके बाद बैंक्स ने क्या करना है, क्लाइंट्स पोर्टफोलियो अकाउंट मेंटेन करना है इन इट्स जनरल लेजर, एंड उसके अंदर डे टू डे बेसिस पे कितने फंड रिसीव होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, रिफ्लेक्ट होने चाहिए। उसके अलावा सपोज अगर उस पर्सन के अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा है जो कि यूज नहीं हुआ है, वो बेसिकली क्या हो सकता है, अभी आपने उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं करी है एक्सेट्रा, उसको क्या करा जाएगा, एज आउटस्टैंडिंग बोरिंग ट्रीट करा जाएगा। एंड उसके रिगार्डिंग जो भी सीआरआर या एसएलआर की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो भी क्या करनी पड़ेगी, आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद बैंक्स की जो लाइबिलिटी होगी टू इट्स क्लाइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फंड्स एक्सेप्टेड बाय इट्स फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट शैल बी प्रॉपर्ली रिफ्लेक्टेड इन द बैंक्स पब्लिश बुक्स ऑफ अकाउंट, कि जब बैंक्स अपने बुक्स को पब्लिश करेंगे उस केस के अंदर जितनी उनकी लाइबिलिटी है टुवर्ड्स देयर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्लाइंट्स उसको भी क्या करना है, आपने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना है। ठीक है, उसके बाद बैंक्स के ट्रेडिंग फंक्शंस एंड बैक ऑफिस फंक्शन रिगार्डिंग द पीएमएस क्लाइंट्स के बीच में क्या होनी चाहिए, क्लियरली फंक्शनल सेपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो भी पीएमएस क्लाइंट्स के अकाउंट्स होंगे एक्सटर्नल ऑडिटर्स क्या करेंगे, उसको सेपरेट ऑडिट उनका परफॉर्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो कंडीशंस हैं सेम टू सेम कंडीशन सब्सिडरीज ऑफ बैंक्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगी। एंड उनको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई और सेबी की रेगुलेशंस को भी क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। बेसिकली आप डिपार्टमेंट्स के थ्रू भी या सब्सिडरीज के थ्रू सेटअप करके सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। जो कंडीशन आपको डिपार्टमेंटली प्रोवाइड करने में अप्लाई होंगी सेम कंडीशन आपको सर्विसेज थ्रू सब्सिडरी प्रोवाइड करने के ऊपर भी अप्लाई हो जाने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एजेंसी बिजनेसेस बाय द बैंक। एजेंसी बिजनेसेस बाय द बैंक में बेसिक क्या है, बैंक एज अ एजेंट वर्क कर रहा है। तो उस केस में बैंक सिर्फ उन्हीं गुड्स या सर्विसेज के, उन्हीं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के रिगार्डिंग एजेंसी बिजनेसेस प्रोवाइड कर सकता है जिनके जो क्या करे गए हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर बैंक्स को क्या करे गए हैं, परमिट करे गए हैं। ठीक है, उसके अलावा जब एजेंसी बिजनेसेस एक बैंक प्रोवाइड कर रहा है उसमें बैंक की क्या नहीं होनी चाहिए, रिस्क पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए, उनको सिर्फ क्या मिलनी चाहिए, उसके अगेंस्ट फीस मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है अगर उसके रिगार्डिंग आप एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, डिपार्टमेंटली वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, बट उसके अंदर कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या क्या है कि अगर आपके पास इन्वेस्टर एप्लीकेशन लेके आता है फॉर द परचेज या सेल ऑफ म्यूचुअल फंड, आप एक सिर्फ जस्ट एजेंट हो, तो आप क्या करोगे, सेम एप्लीकेशन के म्यूचुअल फंड या रजिस्टर या ट्रांसफर एजेंट को क्या कर दोगे, इमीडिएटली फॉरवर्ड कर दोगे। ठीक है, उसके बाद जो भी परचेज की जाएगी वो इट शुड बी एट कस्टमर्स रिस्क, बैंक की कोई भी उसके अंदर रिस्क पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए, बैंक किसी भी तरीके की उसके अंदर गारंटिंग प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद जो ये म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करे जाएंगे दे शुड बी न्यूली इशूड, आप सेकेंडरी मार्केट से परचेज नहीं कर सकते या किसी और कस्टमर से परचेज करके दूसरे कस्टमर को नहीं बेच सकते, ये हमेशा क्या करे जाएंगे, म्यूचुअल फंड से ही परचेज करे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप इंडिविजुअल्स को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, मतलब म्यूचुअल फंड को सिक्योरिटी रखे क्रेडिट फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड करी जा रही हैं, तो जो भी रेगुलेशंस ऑन क्रेडिट मैनेजमेंट उनको क्या करना है, आपने कंप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद अगर बैंक ने क्या करा है, कस्टमर्स के बिहाफ पे म्यूचुअल फंड की कस्टडी को होल्ड करा है, तो बैंक्स को खुद की इन्वेस्टमेंट और ऐसी इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, अलग अलग करके रखना है। ठीक है, उसके बाद बैंक्स क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के कॉर्पोरेट एजेंट बन सकते हैं, डिपार्टमेंटली सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सकती हैं, बट डिपार्टमेंटली सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बैंक के पास क्या होनी चाहिए, अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए।
कि किस तरीके से इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, कस्टमर रिड्रेसल किस तरीके से होगा, सूटेबिलिटी किस तरीके से चेक करी जाएगी, कस्टमर अप्रोप्रिएटनेस किस तरीके से करी जाएगी। उसके अलावा IRDA क्या कहता है कि जो भी इंश्योरेंस ब्रोकर है उसको क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट मेंटेन करना पड़ेगा विद शेड्यूल कमर्शियल बैंक को। तो बैंक जो भी एक बैंक है उसको इंश्योर कराना है कि वो जो डिपॉजिट रखा जाएगा वो किसी और कमर्शियल बैंक के पास रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर SBI ने क्या करना है, इंश्योरेंस ब्रोकर बनना है, कॉर्पोरेट एजेंसी लेनी है, तो वो जो वो अपना डिपॉजिट है वो करवाएगी, वो किसी और बैंक के पास करवाएगी। ये नहीं होगा कि SBI अपने SBI के अंदर डिपॉजिट कर रहा है, वो चीज अलाउड नहीं है। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को इंश्योर कराना है अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस एंड सूटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। उसके लिए क्या करेंगे, जो इंप्लॉइज हैं वो क्या होने चाहिए, जो क्वालिफिकेशन एज पर IRDA प्रेस्क्राइब करी गई है, जो भी आपके इंप्लॉइज इंश्योरेंस एजेंसी इंश्योरेंस ब्रोकिंग कर रहे हैं उनके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एक क्या है, स्टैंडर्डाइज सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू आप क्या कर सको, कस्टमर्स की इंटेंशन, कस्टमर्स की नीड एंड उनकी सूटेबिलिटी एंड अप्रोप्रिएटनेस को क्या कर सको, चेक कर सको। ठीक है, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं उनको ये इंश्योर कराना है कि जो ऐसे प्रोडक्ट जिनके अंदर क्या है, इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट्स है। इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट मतलब कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, सिर्फ रिस्क कंपोनेंट होता है कि जो सिर्फ क्या कर रहे हैं, रिस्क को कवर कर रहे हैं, और कुछ होते हैं जो रिस्क को कवर भी कर रहे हैं एंड एज इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट भी वर्क कर रहे हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट है उसके लिए आपको क्या करना है, बैंक को नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं ताकि कस्टमर की नीड को पहले असेस करा जा सके एंड उस तरीके के उसको क्या करे जाए, प्रोडक्ट्स ऑफर करे जाए। वाइल जो कि प्योर रिस्क टर्म प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट या कोई ग्रोथ कंपोनेंट नहीं होता, वो यूनिवर्सली सुटेबल प्रोडक्ट्स माने जाते हैं, तो उस केस में आपको असेस करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि वो अपने सारे कस्टमर्स को क्या करे, फेयरली, ऑनेस्टली, ट्रांसपेरेंटली डील करे एंड उनकी सूटेबिलिटी एंड अप्रोप्रिएटनेस को चेक करके ही क्या करे, उन्हें इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करे। ठीक है, उसके बाद बैंक को ये इंश्योर कराना है कि जो भी वो परफॉर्मेंस असेसमेंट कर रहे हैं या इंसेंटिव स्ट्रक्चर फॉर द स्टाफ प्रोवाइड करा जा रहा है वो किसी भी तरीके से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट गाइडलाइंस ऑफ IRDA को वोलेट ना करता हो। ठीक है, उसके बाद बैंक्स ने ये भी इंश्योर कराना है कि वो जो उनका स्टाफ है उनको इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू किसी भी तरीके का कैश या नॉन कैश इंसेंटिव ना मिल रहा हो। बैंक खुद अपने बिहाफ पे अपने स्टाफ को दे सकते हैं कि अगर आप इतना बिजनेस लेके आओगे तो आपको इतना % कमीशन मिलेगा एक्सेट्रा, बट ये चीज कोई इंश्योरेंस कंपनी ना कर रही हो, बैंक को ये जरूर इंश्योर कराना है। ठीक है, उसके अलावा बैंक्स को किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस के अंदर पार्ट नहीं लेना है। रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस बेसिकली क्या हो सकती हैं कि अगर आपको बैंक की ये सर्विसेज लेनी है तो आपको इंश्योरेंस लेना ही लेना पड़ेगा। कि लाइक जैसे सपोज कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना है तो क्रेडिट कार्ड के लिए आपको पहले लाइफ इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, या इन लोन लेना तो आपको लाइफ इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। इस तरीके का कोई भी कस्टमर को फोर्स करती हुई प्रैक्टिस आपने इन्वॉल्व नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद इन चीजों को डील करने के लिए बैंक ने क्या करना है, इंटरनल ग्रीवेंस रिडेंसल मैकेनिज्म बनाना है। उसके साथ साथ आपके पास एक कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी भी होनी चाहिए ताकि इन केस किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो क्या करा जा सके, उसको रिजोल्व करा जा सके ऑन टाइमली बेसिस। ठीक है, इट शैल इंश्योर दैट द इंश्योरेंस कंपनीज हुज प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड हैज रिपोर्ट कस्टमर ग्रीवेंस रिडेंसल एग्रीमेंट अरेंजमेंट्स इन प्लेस। ठीक है, बेसिकली ये भी हमने इंश्योर करना है कि जिन इन्वेस्टमेंट कंपनीज को हमने प्रोडक्ट बेचे हैं उनका भी क्या हो, एक रिपोर्ट रिडेंसल कस्टमर रिडेंसल मैकेनिज्म हो। ठीक है, सो दीज वर रिगार्डिंग द एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। तो उसमें किस किस की एजेंसी सर्विस प्रोवाइड हो सकती है, म्यूचुअल फंड्स की एंड इंश्योरेंस की डिपार्टमेंटली। ठीक है, उसकी रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस थी हमने उसको कंप्लीट देख लिया है। नेक्स्ट हमारे पास गाइडलाइंस आती है रिगार्डिंग द रेफरल सर्विसेज। तो बैंक्स क्या कर सकते हैं, रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बट बैंक ऑफरिंग रेफरल सर्विसेज शैल डू ओनली फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अदर देन इंश्योरेंस ऑन अ नो रिस्क पार्टिसिपेशन बेसिस। आपने जो रेफरल सर्विसेज एक बैंक ने प्रोवाइड करनी है वो आप एक तो अदर देन इंश्योरेंस बिजनेसेस के लिए कर सकते हो एंड वो क्या होनी चाहिए, नॉन रिस्क पार्टिसिपेशन बेसिस के ऊपर होनी चाहिए कि बैंक का उसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बैंक क्या कर रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रिटेल के अंदर बेच रहा है, रिटेलिंग करके बेच रहा है, तो वो सिर्फ क्या कर सकता है, नॉन बैंकिंग क्लाइंट्स को बेच सकता है। ठीक है, एंड उसके ऊपर जो भी कंडीशंस लगेंगी, जो भी डायरेक्शंस आरबीआई के द्वारा इशू की गई आपने क्या करना है, उन कंडीशंस को अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद अगर बैंक चाहे तो वो क्या कर सकता है, सेबी अप्रूव्ड एक्सचेंजेस की मेंबरशिप ले सकता है। ठीक है, बट उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। कंडीशंस क्या हैं, कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम है जो हमने ऊपर अभी पढ़ी थी रिगार्डिंग पेंशन फंड्स एंड जो उसके बाद वाला पॉइंट था हमने उसके अंदर पढ़ी थी, सेम कंडीशंस है। कंडीशंस नेटवर्थ 500 करोड़ होनी चाहिए, मिनिमम 10% का सीआरआर होना चाहिए, नेट एनपी आपका 3% होना चाहिए, नेट प्रॉफिट आपका पिछले 3 साल के अंदर होना चाहिए। उसके अंदर हमने एक कंडीशन ये देखी कि
आपकी जो सब्सिडरी उसका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, वो कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैंक ही क्या कर रहा है, खुद मेंबरशिप ले रहा है, सब्सिडरी मेंबरशिप नहीं ले रही है। ठीक है, उसके बाद अगर एक बैंक है जिसको मेंबरशिप नहीं मिलती है तो वो करेंसी फ्यूचर मार्केट के अंदर एज अ क्लाइंट भी वर्क कर सकता है। बट अगर वो एज अ क्लाइंट भी वर्क कर रहा है तो बैंक्स को अपनी इन्वेस्टमेंट्स एंड कस्टमर की जो पोजीशन है उनको क्या करना है, डिस्टिंक्ट करके रखना है, अलग अलग करके रखना है। ठीक है, उसके बाद ऐसा बैंक जो सेबी अप्रूव्ड स्टॉक एक्सचेंजेस की मेंबरशिप लेना चाहता है for the purpose of undertaking proprietary transaction, the corporate bond market shall do so subject satisfying the membership criteria of the stock exchanges and complying with the regulatory norms laid down by the SEBI and the relative stock exchange. Basically, जो भी बैंक SEBI approved stock exchanges की मेंबरशिप लेना चाहता है तो उसके ऊपर जो भी उन्हें गाइडलाइंस है, जो भी मेंबरशिप क्राइटेरिया, उसको क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज खत्म होती हैं। मतलब टोटल बैंक क्या कर सकता है, टोटल 14 टाइप्स की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, कुछ थ्रू देयर डिपार्टमेंट्स, कुछ थ्रू देयर सब्सिडरीज एंड कुछ दोनों को मिला के। तो उनके रिगार्डिंग क्या क्या कंडीशंस थी हर सर्विसेज के रिगार्डिंग, हमने उसको क्या कर लिया, डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ कमीशन एंड रेम्यूनरेशन। बेसिकली इन सर्विसेज के रिलेटेड आपको जो भी फीस या रेम्यूनरेशन प्रोवाइड होगी उनके डिस्क्लोजर किस तरीके से दिए जाएंगे। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए बैंक्स ने क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट्स उनको आए हैं, बैंक्स को ये एडवाइस करा गया कि उन्हें सारी डिटेल्स रिगार्डिंग द कमीशन और अदर फीस फ्रॉम वेरियस म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस या अदर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज फॉर मार्केटिंग या और रेफरिंग देयर प्रोडक्ट, जो भी रिसीव उसको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोजर ये आपको तब भी करना है चाहे बैंक ने क्या करा है, मार्केट डिस्ट्रीब्यूट रेफरिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम ओनली वन म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनी। अगर तो आप मल्टीपल का यूज कर रहे हो तो आप मल्टीपल कंपनीज के से रेम्यूनरेशन और फीस जितनी है उसको डिस्क्लोज करोगे। अगर आप सिर्फ एक म्यूचुअल फंड कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी से डील करो तो आप उससे जितनी रेम्यूनरेशन या फीस आई उसको क्या करोगे, डिस्क्लोज करोगे। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए क्या कहा गया कि बैंक को जो डिस्क्लोजर अपने नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर देने हैं। उसके साथ साथ बैंक्स को क्या करना है, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर डिटेल देनी है ऑफ द फीस रेम्यूनरेशन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द बैंक एश्योर बिजनेस अंडरटेकन बाय देम। बैंक एश्योर बिजनेस कौन सा होता है, ऐसा इंश्योरेंस बिजनेस जो कि बैंक्स के थ्रू किया गया है, उसकी भी आपने क्या करनी है, अपने नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर सेपरेट डिटेल देनी है। ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आई क्यों थी, सबसे मेन इनका रीजन था कि क्या लाई जाए, ट्रांसपेरेंसी इन द बिजनेसेस ऑफ द बैंक लगाई जा सके। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ प्रोविजंस आती है रिगार्डिंग द कोड ऑफ कंडक्ट रिक्वायरमेंट्स। तो सेबी जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड आईआरडीए है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या करा है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस ब्रोकर क्या करा है, फॉर्म आउट करे हैं। सेबी ने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एंड आईआरडीए ने इंश्योरेंस ब्रोकर्स के लिए क्या करे हैं, कोड ऑफ रिक्वायरमेंट्स बनाई हैं। कोड ऑफ रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, किन किन की रिलेटेड है, कि क्लाइंट्स के इंटरेस्ट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करा जाएगा, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द स्कीम्स एंड कमीशन किस तरीके से डिस्क्लोज करी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो भी आपको क्लाइंट्स को स्कीम रिकमेंड करी जाएंगी वो क्या होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट फॉर क्लाइंट्स नीड्स होनी चाहिए, एंड किस तरीके से उन सर्कमस्टांसेस को डील करा जाएगा, सेल प्रैक्टिसेस क्या तरीके से डील करी जाएंगी, उन चीजों के ऊपर क्या लाई गई, प्रोविजंस लाई गई। उसके बाद प्रोविजंस अगेंस्ट मिस सेलिंग बाय आस्किंग एजेंट्स टू अवॉइड मिस रिप्रेजेंटेशन, एक्सैजरेटिंग सेलिंग प्रोडक्ट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हाई कमीशन, एनकरेजिंग चर्निंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स सो एज टू अर्न कमीशन, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एजेंट, प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू द रिन्यूअल ऑफ पॉलिसी एंड क्लेम्स प्रोसेसिंग इन केस ऑफ इंश्योरेंस। तो बेसिकली प्रोविजंस लाएगी कि जो भी सेलर्स होंगे या जो भी एजेंट्स होंगे वो सिर्फ कमीशन कमाने के लिए प्रोडक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट नहीं करेंगे, एग्जैजरेट नहीं करेंगे, ताकि सिर्फ क्या करा जा सके, कमीशन कराया जा सके। उसके बाद ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एजेंट क्या होंगी, उसके बारे में प्रोविजंस लाई गई। उसके रिगार्डिंग क्या लाया गया, कोड ऑफ कंडक्ट लाया गया। उसके बाद इन केस इंश्योरेंस कोई क्लेम कर रहा है या इंश्योरेंस की पॉलिसीज को रिन्यू कराना चाहता है तो उसके रिगार्डिंग क्या पॉलिसीज प्रैक्टिसेस ली जाएंगी, उसके रिगार्डिंग क्या लाए गए, कोड ऑफ कंडक्ट लाए गए। उसके साथ साथ सेबी ने मैंडेटरी करा एएमसीज के लिए। एएमसी कौन होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो आपके एसेट को मैनेज करती है। उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स पे ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी अगर वो इन फॉलोइंग कंडीशंस के अंदर फॉल करते हैं। तो मतलब एक ऐसी एएमसी जो ये 4 कंडीशंस के अंदर फॉल करती है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो वो कंडीशंस क्या है, ऐसी एएमसी जिनकी प्रेजेंस क्या है 20 लोकेशन से ज्यादा लोकेशंस के अंदर आती है। उसके बाद ऐसी कंपनी जिन्होंने एसेट अंडर मैनेजमेंट ओवर ₹1 बिलियन इन द नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी इंक्लूडिंग नेटवर्थ इंडिविजुअल क्या कर रखी है, रेस कर रखी है। उसके अलावा ऐसी कंपनी जिन्होंने ₹10 मिलियन पर एनम से ज्यादा का क्या करा है, कमीशन रिसीव करा है। उसके अलावा ऐसी कंपनी जिन्होंने 5 मिलियन से ज्यादा का कमीशन सिर्फ एक सिंगल म्यूचुअल फंड से रिसीव करा है। इसकी फॉर एग्जांपल है कि सपोज एक कंपनी है जिसको 6 मिलियन कमीशन रिसीव हुआ है फ्रॉम
लेट इट बी एसबीआई म्यूचुअल फंड, तो वो कैटेगरी नंबर सी में तो नहीं आएगा क्योंकि उसका टोटल कमीशन 10 मिलियन नहीं है, बट वो कैटेगरी डी के अंदर फॉल हो जाएगा क्योंकि उसने सिर्फ एक म्यूचुअल फंड कंपनी से क्या करा है, 5 मिलियन से ज्यादा का कमीशन अर्न करा है। तो ऐसी अगर ऐसा म्यूचुअल फंड है, ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, उन्हें अपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स पे क्या करना पड़ेगा, ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी। तो ये 4 कंडीशन ऐसी हैं, चारों की चारों नहीं सेटिस्फाई होनी चाहिए, चारों में से एक भी सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करनी ही पड़ेगी। उसके बाद एएमसीज आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द डिस्ट्रीब्यूटर सेटिस्फाइड अ फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। एएमसीज को ये इंश्योर कराना है कि जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर है वो फिट एंड क्या होना चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो या तो एडवाइजरी होनी चाहिए या एग्जीक्यूशन ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके अंदर एक एडवाइजरी फंक्शन है तो जो भी प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस है उसको क्या करना है, उनको फॉलो करना है, ठीक है। इफ द ट्रांजेक्शन इज बुक्ड एज एन एग्जीक्यूशन ओनली, द डिस्ट्रीब्यूट विल ओनली पेड द ट्रांजेक्शन चार्ज। कि अगर ट्रांजेक्शन क्या है, सिर्फ एग्जीक्यूटिंग ट्रांजेक्शन है तो सिर्फ ट्रांजेक्शन चार्जेस ही क्या करे जाएंगे, पे करे जाएंगे बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। If the distributor believes that the transaction is not appropriate for a customer and a written communication will still have to be made regarding the unsuitability of the product, कि अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर को लगता है कि ये प्रोडक्ट कस्टमर के लिए सुटेबल नहीं है तो रिटर्न कम्युनिकेशन आपको क्या देनी पड़ेगी, उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम बोल रहे हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट की डेफिनेशन। एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है बेसिकली, कि जो भी फंड्स एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने रिसीव करा है ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर, इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स एटसेट्रा, जो कि उसको मैनेज कर रहे हैं, तो उन फंड्स की, उन एसेट्स की क्या है मार्केट वैल्यू क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर यूज करा जाता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट के थ्रू ही किसी कंपनी का हम साइज या उनकी फर्म का सक्सेस हम मेजर करते हैं। बेसिकली सपोज एक कंपनी है जिसके AUM है सपोज 1000 करोड़ के, सेकंड कंपनी है जिसके एसेट अंडर मैनेजमेंट है लाइक 2000 करोड़ के, तो बेसिकली कहा जाता है कि जिसके एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा है वो कंपनी क्या है, ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है, ज्यादा वो क्या है, बड़ी फर्म है, ठीक है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट को इस तरीके से यूज करा जाता है, ठीक है। तो ये हमने प्रोवाइड देखी कुछ कोड ऑफ रिक्वायरमेंट्स, कोड ऑफ कंडक्ट रिक्वायरमेंट्स। उसमें हमने देखा कि कोड ऑफ कंडक्ट लाए गए 5 चीजों के लिए, कौन कौन से, अपने क्लाइंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा जा सके, इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करा जा सके, प्रोडक्ट जो कि क्लाइंट्स के लिए अप्रोप्रिएट है सिर्फ उन्हें ही सेल करा जाए, मिस सेलिंग को रोका जा सके, एंड क्लेम्स एंड रिन्यूअल के रिगार्डिंग पॉलिसीज को किस तरीके से डील करा जाएगा, हमने वो देखा। उसके बाद एएमसीज जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज थी, उन्हें क्या करना है, अपने ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करनी ऑन देयर डिस्ट्रीब्यूटर, अगर वो क्या करती हैं, 4 कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं ग्रीवेंस रिटेंशन मैकेनिज्म, कि अगर कस्टमर्स को या कस्टमर्स या सेलर्स को कोई दिक्कत आती है तो किस तरीके से क्या करा जाएगा, उन तरीकों को डील करा जाएगा। सो जो रेगुलेटरी सिस्टम में क्रिटिकल एलिमेंट होता है वो होता है ग्रीवेंस रिटेंशन मैकेनिज्म, क्योंकि इसके ही थ्रू ही क्या करी जाती है, सर्विसेज की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करा जाता है। इसके लिए सेबी ने क्या करा है, सेबी ने स्कोर्स नाम का एक ग्रीवेंशियल रिड्रेसल सिस्टम बनाया है जिसको बोलते हैं सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम, जो क्या जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके साथ साथ सेबी ने क्या करा है, वहां पे कुछ इश्यूज लिस्ट करे हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं जब वो क्या करें, किसी नए प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ सेबी ने क्या करा है, वहां पे लिस्ट ऑफ फीस एंड चार्जेस जो भी एप्लीकेबल होंगी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट वो भी क्या करेगी, मेंशन करी गई हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसके जो कि बैंक इन्वेस्टर को पता होने चाहिए वो भी क्या करे गए, वहां पे लिस्ट करे गए हैं, ताकि इन्वेस्टर क्या हो सके, अवेयर हो सके, एंड जो अपने डिसीजन है वो इन्फॉर्म्ड बेसिस पे अच्छे तरीके से ले सके। उसके साथ साथ जो IRDA है, इन्वेस्टमेंट रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या करा है, अपने ग्रीवेंस सेल बनाया है ताकि जो भी कंप्लेंट्स आती हैं ऑफ द पॉलिसी ऑर्डर उनको डील करा जा सके, ठीक है। जो भी कंप्लेंट्स होगी वो पहले ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगी, ठीक है। एंड उनका अगर हल नहीं होता तो आप क्या कर सकते हो, क्वासी जुडिशियल और जुडिशियल चैनल लाइक द इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, कंज्यूमर कोर्ट्स एटसेट्रा के पास भी जा सकते हो। उसके अलावा अगर आपका जो डिस्प्यूट है वो क्लेम या पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट क्वासी जुडिशियल और जुडिशियल चैनल्स जो कि होंगे लाइक इंश्योरेंस ओम्बड्समैन या कंज्यूमर कोर्ट या सिविल कोर्ट्स में आप डायरेक्ट जाके उन अपने ग्रीवेंस को रिड्रेस करवा सकते हो। सो दीज वर द गाइडलाइंस रिगार्डिंग द ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाई गई थी इन 2015, जिसका पर्पस क्या था कि हाउस होल्ड्स या इंस्टीट्यूशंस के पास जो गोल्ड पड़ा है उसको मोबिलाइज करा जा सके, उसको यूज करा जा सके फॉर द प्रोडक्टिव पर्पसेज इन द लॉन्ग रन, एंड जो भी हम गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम द आउटसाइड उसको क्या करा जा सके, उसकी डिपेंडेंसी को कम करा जा सके, ठीक है।
तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम समझने से पहले हमें कुछ डेफिनेशन समझनी पड़ेंगी। डेफिनेशंस को समझने के बाद ही हम इस स्कीम को अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है, दैट इज सीपीटीसी, कलेक्शन एंड प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर। द कलेक्शन एंड प्योरिटी सेंटर्स क्या करे गए थे, बनाए गए थे बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिनका पर्पस क्या था कि वो गोल्ड डिपॉजिट्स को हैंडल करते थे एंड उनकी प्योरिटी को क्या करते थे, टेस्ट करते थे। उसके बाद डेजिग्नेटेड बैंक। डेजिग्नेटेड बैंक मतलब सारे बैंक जो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे उनको क्या कहा गया, डेजिग्नेटेड बैंक का नाम दे दिया गया। उसके बाद गोल्ड डिपॉजिट अकाउंट। जब इस अकाउंट के अंदर कोई पर्सन क्या करते, इस स्कीम के अंदर जब पर्सन अपना गोल्ड डिपॉजिट कराता है तो उसका जितना भी गोल्ड था उसको क्या करा जाता है, उसके गोल्ड डिपॉजिट अकाउंट के अंदर डाल दिया जाता है। तो उसको क्या कहा गया, गोल्ड डिपॉजिट अकाउंट। सिमिलरली जैसे हम पैसा डालते हैं, जितना आपने पैसा डाला वो आपके सेविंग अकाउंट में सपोज क्रेडिट हो जाता है एंड जब निकालते हो तो उसमें से डेबिट हो जाता है। सिमिलरली जब आप गोल्ड डाल लोगे तो वो आपके गोल्ड डिपॉजिट अकाउंट में क्रेडिट हो जाने वाला है। उसके बाद मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट्स। तो जो भी मीडियम जब आपने गोल्ड डिपॉजिट कराया विद डेजिग्नेटेड बैंक, तो आप उस अकाउंट को क्या करा सकते हो, शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स करवा सकते हो। तो अगर आपने जो वो डिपॉजिट करवाया फॉर द पीरियड ऑफ 5 to 7 ईयर्स, तो कहा जाएगा कि आपने क्या कराया है, मीडियम टर्म डिपॉजिट। अगर आपने डिपॉजिट कराया है फॉर 12 to 15 ईयर्स, तो आपको कहा जाएगा कि आपने कराया है लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। एंड अगर आपने जो डिपॉजिट कराया है वो कराया है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 to 3 ईयर्स, तो आपको क्या कहा जाएगा कि आपने करवाया है शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट। ठीक है। उसके बाद नॉमिनेटेड बैंक। नॉमिनेटेड बैंक मतलब ऐसे बैंक जो क्या कर सकते हैं, अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी गोल्ड को इंपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉमिनेटेड बैंक कहेंगे। नेक्स्ट आती है डेफिनेशन रिफाइनरी। रिफाइनरीज बेसिकली क्या है, रिफाइनरीज जो कि ऑथराइज करी गई हैं बाय द नेशनल एक्सेलरेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा है, उन्हें नोटिफाई करा है ताकि वो क्या कर सके, गोल्ड डिपॉजिट को हैंडल कर सके। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रिफाइनरीज का नाम दिया गया है। स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर दो चीजें आती हैं, दैट फर्स्ट वन इज रिवैम्प्ड गोल्ड डिपॉजिट स्कीम एंड सेकंड इज रिवैम्प्ड गोल्ड मेटल स्कीम। तो वो क्या है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का पार्ट बना गया है। उसके अंदर जो हम स्कीम पढ़ रहे हैं दैट इज रिवैम्प्ड गोल्ड डिपॉजिट स्कीम। तो इस स्कीम का बेसिकली ओवरऑल व्यू क्या है कि ये इंश्योर कराने के लिए कि जो हाउस होल्ड के अंदर गोल्ड पड़ा है उसको इफेक्टिवली यूज करा जा सके, तो गवर्नमेंट क्या स्कीम लेके आएगी, जो भी आप गोल्ड होगा आप बैंक के पास लेके आओ, बैंक आपके एक अकाउंट के अंदर उस गोल्ड को डिपॉजिट कर देगा एंड उसके ऊपर आपको क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट प्रोवाइड करा जाएगा। जब आप उस पैसे को निकलवाना चाहते हो, गोल्ड को निकलवाना चाहते हो, तो आप गोल्ड को एज इट इज गोल्ड भी निकलवा सकते हो। उस गोल्ड को चाहो तो आप क्या कर सकते हो, कैश के अंदर कन्वर्ट करवा के कैश भी निकलवा सकते हो। तो इट इज बेसिकली टोटल इज गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। तो उसके अंदर जो स्कीम आती है, फर्स्ट वन इज रिवैम्प्ड गोल्ड डिपॉजिट स्कीम। इसमें बेसिकली क्या है, जब गोल्ड रिवैम्प्ड गोल्ड डिपॉजिट स्कीम आई थी, जिसको हम शॉर्ट में आरजीडीएस बोलेंगे, उसने क्या करा, जो एग्जिस्टिंग गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 थी उसको क्या करते, रिप्लेस कर दिया। सारे डेजिग्नेटेड बैंक्स थे, उनको स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए क्या कहा गया कि आप एलिजिबल हो। तो इस केस में जो भी आप शायद शॉर्ट टर्म में डिपॉजिट में करवाओ, चाहे मीडियम में लॉन्ग टर्म में डिपॉजिट में पैसा डलवाओ, उनके अंदर जो प्रिंसिपल होगा वो किसके अंदर होगा, गोल्ड के अंदर ही होगा। ठीक है। जब आप मीडियम या लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स के अंदर आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करा जाएगा, इंटरेस्ट भी आपको क्या कराया जाएगा, इंडियन रुपीस के अंदर विद रेफरेंस टू द वैल्यू ऑफ गोल्ड भी क्या करा जाएगा, कैलकुलेट करा जाएगा कि बेसिकली गोल्ड की कितनी वैल्यू होगी, उसके बेसिस पे आपको क्या करा जाएगा, इंटरेस्ट प्रोवाइड करा जाएगा। ठीक है। उसके बाद इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिविजुअल एलिजिबल इन्वेस्टर्स कौन होंगे, रेजिडेंट इंडियंस में इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या जो कि सेबी के अंदर रजिस्टर्ड हो, वो क्या कर सकते हैं, स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, जॉइंट डिपॉजिट्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उस केस के अंदर जब आप गोल्ड डलवाओगे तो आपका जॉइंट डिपॉजिट अकाउंट खोला जाएगा, उस अकाउंट के अंदर क्या कर दिया जाएगा, पैसा गोल्ड को डिपॉजिट कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद बैंक्स के पास ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, चाहे तो बैंक ब्रांच के अंदर ही गोल्ड डिपॉजिट करा सकते हो या डायरेक्ट आप रिफाइनरी के अंदर गोल्ड डिपॉजिट करवा सकते हो। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अंडर द स्कीम विल स्टार्ट एक्वायरिंग फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ गोल्ड डिपॉजिट इन द ट्रेडेबल गोल्ड बार्स आफ्टर रिफाइनमेंट और 30 days आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ गोल्ड एट द सीपीटीसी और द बैंक डेजिग्नेटेड ब्रांच एज द केस में भी व्हिचएवर इज अर्लियर। तो इस डिपॉजिट के अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट मिलना कब से शुरू होगा, या तो जिस दिन आपने सीपीटीसी जो की थी, सीपीटीसी हमने जो सबसे ऊपर पड़ी थी, कलेक्शन एंड प्योरिटी टेस्ट सेंटर, उसके बाद हमने डिपॉजिट करवा दिया, या बैंक के पास आपने गोल्ड डिपॉजिट करवा दिया वहां से, या जिस दिन उस गोल्ड को ट्रेडेबल गोल्ड बार्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया बाय द रिफाइनरी, तो उस दोनों डेट में जो भी डेट अर्लियर होगी उस दिन से आपको क्या करना, आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसके साथ साथ जो भी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होंगे उसके अगेंस्ट आपको सीआरआर और एसएलआर की रिक्वायरमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा।
उसके साथ जो आपने स्टॉक अपने पास हेल्ड करके रखा है वो उसको एज एसएलआर रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर जो आपके पास हैं एमटीजीडी डिपॉजिट्स, जो एमटीडीजी डिपॉजिट्स हैं वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएंगे, सिर्फ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स आएंगे, क्योंकि जो एमएलटीजी डिपॉजिट्स हैं, मीडियम या लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं, वो सेंट्रल बैंक की तरफ हम क्या मानेंगे, अपनी लाइबिलिटी मानेंगे। हम बेसिकली हमने क्या करना है, वो गोल्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, तो हम ये मानेंगे हमने सिर्फ क्या कर रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे उस गोल्ड को होल्ड कर रखा है, अगर वो मीडियम और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्टमेंट करी गई है। ठीक है, उसके बाद designated banks will pay the handling charges for MTLGD at a flat rate of 1.5% and commission at the rate of 1% of the rupee equivalent of the amount of gold mobilized under the scheme for the initial period of 1 year effective from November 2015। ये भी प्रोविजन सिर्फ तब के लिए थी जब ये स्कीम न्यूली इंट्रोड्यूस करी गई थी कि जिस साल आप क्या करोगे, फॉर फर्स्ट ईयर आप जितने भी स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाओगे, तो अगर आपने मीडियम में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करवाई है तो उसके अंदर आपको 1.5% का क्या दिया जाएगा, हैंडलिंग चार्जेस दिए जाएंगे, एंड 1% का आपको कमीशन दिया जाएगा। ये स्कीम सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए क्या थी, वैलिड थी इतनी चीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी रिवैम्प्ड गोल्ड स्कीम खत्म होती है। ठीक है, बेसिकली हमने कुछ इसके अंदर सबसे पहले गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को समझा क्या थी, कुछ डेफिनेशंस को समझा, उसके बाद गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर जो रिवैम्प्ड गोल्ड डिपॉजिट स्कीम है हमने उसको क्या करा, डिस्कस करा कि कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, किस किस तरीके से आपको क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट प्रोवाइड करा जाएगा। इसके अंदर एक जो चीज फर्स्ट पॉइंट में हमने मिस करी है, दैट इज कि जो एसटीडीज होंगी, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स लोन होंगे, एसटीबीडीज, उस केस के अंदर जो आपको इंटरेस्ट है या प्रिंसिपल है, दोनों के दोनों ही गोल्ड के अंदर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बट जो आपका मीडियम में लॉन्ग टर्म वाला पार्ट होगा, अगर उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके अंदर जो आपका प्रिंसिपल होगा वो गोल्ड के अंदर होगा, बट जो उसका इंटरेस्ट आपको क्या करा जाएगा, इंडियन रुपीस के अंदर पे करा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने गोल्ड रिवैम्प स्कीम को डिस्कस करा। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ गोल्ड मोबिलाइज्ड अंडर जीएमएस, कि अगर किसी पर्सन ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर गोल्ड को मोबिलाइज करा था तो उसको किस तरीके से बैंक क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अगर तो सबसे पहले जो वो डिपॉजिट थे वो शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट थे, तो डेजिग्नेटेड बैंक्स क्या कर सकते हैं, जो एमएमटीसी हैं, एमएमटीसी को गोल्ड कॉइन्स माइन करने के लिए या अदर ज्वेलर्स को या अदर डेजिग्नेटेड बैंक्स को क्या कर सकते हैं, जो कि जीएमएस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको बेच सकते हैं। एमएमटीसी बेसिकली क्या है, मिनरल माइनिंग एंड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो क्या करती है, गोल्ड कॉइन्स को मिंट करती है या मिनरल्स को इंपोर्ट वगैरह कराती है ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट। तो उनको क्या कर सकते हो, आप गोल्ड को सेल कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, एमएमसीज या ज्वेलर्स को क्या कर सकते हो, इस गोल्ड को लेंड भी कर सकते हो, अगर ये गोल्ड क्या हो गया है, मोबिलाइज किया गया है। ठीक है, अगर ये गोल्ड आपको डिपॉजिट करवाया गया था अंडर द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, तो उस केस में आप क्या करोगे, एमएमटीसी या अदर एजेंसीज को ये चीज बेचोगे थ्रू द ऑक्शन, एंड जो भी प्रोसीड होंगी आप क्या कर दोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा दोगे। क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा था कि इस केस के अंदर जो भी आपने अपने पास गोल्ड रखा है वो ये माना जाएगा कि आपने क्या करा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे वो गोल्ड अपने पास ओन करके रखा है, आपकी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ लाइबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद एंटिटीज पार्टिसिपेटिंग इन द ऑक्शन में इंक्लूड आरबीआई, एमएमटीसी, बैंक्स एंड अदर एंटिटीज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली इस ऑक्शन के अंदर पार्ट कौन ले सकते हैं, आरबीआई, एमएमटीसी या कोई नोटिफाइड एजेंसी जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा क्या गई है, नोटिफाई करी गई है। ठीक है, उसके बाद सपोज किसी बैंक ने ऑक्शन के अंदर गोल्ड परचेज करा, तो ऊपर दिए गए पर्पसेस के थ्रू वो क्या कर सकता है, उस गोल्ड को यूज कर सकता है। ठीक है, सो यहां पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने बेसिकली क्या क्या देखा है, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करी, सबसे पहले देखा बैंक बिजनेसेस क्या होते हैं, उसके बाद प्रूडेंशियल रेगुलेशंस क्या थी, सर्विसेज के रिगार्डिंग क्या हमें कौन कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हमने उसको देखा था। उसके बाद इनके रिगार्डिंग जो भी कमीशन रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करे जाएंगे, ठीक है, उनके क्या डिस्क्लोजर्स होंगे वो देखा, कोड ऑफ कंडक्ट से क्या रिक्वायरमेंट्स हमने उसको डिस्कस करा, एंड इन केस किसी को कोई भी ग्रीवेंस आता है तो उसको डिसोल्व करने के लिए क्या ग्रीवेंस रिडेंशियल मैकेनिज्म इन प्लेस किया जाएगा, हमने उसको डिस्कस करा। उसके बाद एट लास्ट हमने देखा कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 क्या है एंड उसको किस तरीके से डील करा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सके। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए IBF लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है, एंड आप उनको डाउनलोड कर सकें। एंड फॉर iOS यूजर आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहां ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 9646900030 एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड PDF शेयर कर दिए जाए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।